चलिए चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हैं सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटे। बच्चे लो की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक हमारा है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, IRF से हम स्टार्ट करेंगे बेटे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में से मात्र एक ही क्वेश्चन आता है 5 से 6 नंबर का, बट इतना आसान आता है, स्ट्रेट चैप्टर। हमारे पास कई चैप्टर हैं बिल्कुल स्ट्रेट है जिनपे कोई केस स्टडी आने की संभावना नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल IRF एंड सेकंड है बेटे हमारा LLP। राइट, ओके सर बेटे। चले स्टार्ट करते हैं बेटे। IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहां पर बात करते हैं लो की। चैप्टर में बताया जाएगा लो क्या होता है, लो कितने प्रकार का होता है, लो कैसे बनाए जाते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज बताएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लास्ट में आपका जुडिशरी सिस्टम जो कि है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो वाला बताइए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। लो आखिर होता क्या है। आप लोगों ने सेल्फ नोट्स बना रखे होंगे नोटबुक में, बढ़िया बात है, नहीं तो इधर से ध्यान देंगे। देखिए लो होता है, लो इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड ओब्लिगेशन जो आपकी सरकार आपके ऊपर लगाती है। पहली बात ये ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है, सरकार ने लगाया है ताकि सोसाइटी में न्याय रहे, वेलफेयर रहे। सरकार का मतलब सर यहाँ पर क्या है, सरकार का मतलब है भारत सरकार, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी। लॉ मे बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ रूल्स डेवलप बाय स्टेट। देखो स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। हमारे भारत के संविधान में हर एक सरकार के लिए स्टेट वर्ड का प्रयोग किया गया है। सर लॉ क्यों जरूरी है बेटे, लॉ इसलिए जरूरी है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों का कंडक्ट बना रहे, यूनिफॉर्म रूल सबके लिए रहे। देखिए आप सड़क पे जाते हैं, आप रेड लाइट क्रॉस क्यों नहीं करते, क्योंकि कानून बना है। अगर कानून ना बना हो तो सब व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करेंगे, और हमारे जो यहाँ पे एक्सीडेंट अभी भी होते हैं वो और मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे, ज्यादा नुकसान होगा, लोग चोरी चकारी मारपीट में विश्वास करना लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, लॉ बनाना जरूरी है। एक सोसाइटी को कंडक्ट करने के लिए, प्रॉपर रेगुलेशन करने के लिए जो है, हमें लॉ बनाना जरूरी है। लॉ के ऑब्जेक्टिव देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 5 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ। पहला क्या, हर, देखो ऑलरेडी वैसे हाईलाइटेड है, हर व्यक्ति को बेसिक राइट मिले, बिजनेस ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया, पीस और इंटरनल सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा बनी रहे, सोशल कस्टम प्रैक्टिस भी बने रहे, हर एक के अपने अलग से कानून भी होते हैं बेटे, इंटरनेशनल रिलेशन भी बने रहे हमारे दुनिया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बातें, अमेरिका चाइना इन सब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन, क्राइम को प्रिवेंट करें और ऑफेंडर को पनिश करें, तो जो अपराधी है उसको सजा दी जाए। लास्ट, सोशल इकोनॉमिकल लेवल पर जस्टिस बना रहे, ना तो समाज के हिसाब से गलत हो, ना फाइनेंशियली आपके साथ कुछ गलत हो। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ लॉ, वो मैं बताऊंगा, बड़े सारे 4 टाइप के ना, बट मेनली क्या है, जितने भी स्टैट्यूट इंडिया में बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, सबका एक ही सोर्स है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान। जो भी पार्लियामेंट हमारी पास करती है, मैं आपको याद दिलाता हूं, भारत सरकार की पार्लियामेंट में 2 होते हैं हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में होता है विधानसभा। ये सब कानून पास करते हैं, वो प्रोसेस है, पहले दोनों हाउसेज में कानून पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन होंगे, वो सारी बातें। और जो हमारे रीति रिवाज, यूजुअल कस्टम बने हुए हैं, उन सबको भी फॉलो किया जाए। देखिए मेनली क्या है, एक तो भारत का संविधान, देन इंग्लिश लॉ। हमने, हमारा ना अंग्रेजों का शासन था, तो ज्यादातर कानून अंग्रेज बनाकर चले ना, ICA IPS होगा, वो सारे अंग्रेजों ने बनाए। केस लॉ आगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट या जुडिशियल डिसीजन कहते हैं, और कस्टम यूज, वो सारी बातें अभी हम करेंगे। देखिए इंडियन डेमोक्रेटिक सिचुएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है बेटे। पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या असेंबली के, वो सारे मिलकर कानून बनाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, वही हमारी अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है। एक बात ध्यान रखना बेटे, जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव है वो MP होते हैं, MP। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की, उनको बोलते हैं MLA। तो आपके स्टेट में MLA होते हैं, इंडिया के पूरे क्या होते हैं, MPs होते हैं। एप्लीकेबिलिटी, अगर पार्लियामेंट ने कानून पास किया है तो पूरी पूरे इंडिया में, जैसे CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, और एक होता है स्टेट का कानून, वो खाली स्टेट की बॉर्डर में लगता है, जैसे SGST, मान लो हरियाणा का SGST, वो वाली बात है। हरियाणा का कानून खाली हरियाणा में, यूपी का खाली यूपी, इंडिया का कानून पूरे। राइट, और सर ये माइलस्टोन है, बच्चों को ना सवाल आता है,
क्या सर माइलस्टोन पढ़ने हैं? हर एक चैप्टर में गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भी है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट, बट आपको पता है आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और द सेफर साइड हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको ना दो तरह से बता के चलूंगा कि कौन से खाली रीड करने और कौन से याद करने। ये वाले आपको लर्न करने, ये खाली रीड नहीं करने, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत के संविधान के बारे में सारी चर्चा की गई है, इसको तैयार रखिएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, पार्लियामेंट ने पास किया यूनाइटेड किंगडम का। यूके ने इंग्लैंड का राज था, तो संविधान पास किया 1935 में, जहां पर गवर्नमेंट को यूनिटरी से फेडरल बना दिया गया। यूनिटरी मतलब सिंगल राज, भारत सरकार थी उस अंग्रेजों का शासन था। फेडरल मतलब कुछ राज्य बना दो, कुछ देश को पावर दे दो। फेडरल मतलब ड्यूल होता है, ड्यूल पावर्स। यहां पर पहली बार 1935 में देखा गया कि स्टेट्स को पावर देनी चाहिए ताकि झगड़े ना हो। देन हमारा फेडरल कोर्ट बनाया गया, जिसमें एपिलेट, जो ओरिजिनल और जुडिस्ट्रिक्शन एडवाइजरी पावर दी गई। ओरिजिनल होता है कि कोर्ट में कोई भी केस आप लेके जा सकते। एपिलेट होता है अगर आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील कर सकते। और एडवाइजरी जब कोर्ट आपकी सरकार को सलाह देता है, वो एडवाइजरी है। एपिलेट जुडिस्ट्रिक्शन की पावर सिविल क्रिमिनल केसेस दोनों में दी गई, जबकि एडवाइजरी की पावर सिर्फ जो है गवर्नर जनरल के पब्लिक ओपिनियन वाले मैटर में। मतलब सिविल मुद्दों पे अपील लो, क्रिमिनल मुद्दों पे अपील लो, पर सलाह वाली बात सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब आप क्राइम के अंदर तो सरकार को सलाह नहीं दोगे ना, आप क्राइम के अलावा कि सरकार को कैसे काम करना है, भाई शांति व्यवस्था बनी रहे, वो सारी बातें आपको सरकार को बतानी। इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटे, 12 साल तक फेडरल कोर्ट चला। कितने साल तक? 12 साल तक। और रफली 151 केसेस इन्होंने देखे। इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए कई बच्चों को ना सेक्शन नंबर का तो मुद्दा ही नहीं इस चैप्टर में। चैप्टर स्टेट है। जब हम जोन सा चैप्टर शुरू करेंगे बेटे, हम उस चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे। देखिए फेडरल कोर्ट को ना बाद में चेंज कर दिया गया और नया इंडिया का एपेक्स कोर्ट आ गया, जिसको आज की डेट में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद आपको पता है हमारा देश रिपब्लिक बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जो आजादी के बाद हमारा बनाया गया, जिसमें डेमोक्रेसी है, जो कहती है लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब है आपके चुने हुए एमपी एमएलए ही कानून बनाते हैं। वो कानून जो लोगों के लिए बनाया जाता है और लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। फॉर एग्जांपल आपके ना फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, कि वही फेडरल, कुछ बातें सेंट्रल के पास है, कुछ बातें स्टेट के। याद कीजिए, आपको याद हो अगर बेटे, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, आपने शायद नोटबुक में लिखा होगा, टाइप से पहले मैं आपको याद कीजिए सर, 3 लिस्ट थी हमारे पास। हमारी ना इस तरीके से ना कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट बनाएगी। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में बताया गया कि कानून बनाने की पावर सिर्फ यूनियन के पास, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की। कॉन्करेंट में सीजी एंड एसडी दोनों के पास। याद है बेटे आपको? आपने शायद लिखा भी होगा। मेरा ना सवाल है, आप सब जवाब देंगे। बड़ी देर से मैं बोल रहा हूं आवाज का दिखता रहना बेटे प्लीज। बताइए, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर भारत सरकार भी कानून बनाना चाहे और राज्य सरकार भी, और दोनों का डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर किसका कानून माना जाएगा? सेंटर का या स्टेट का? किसका कानून दूसरे के ऊपर प्रिवेल करेगा? कौन बड़ा है बेटे? एक्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात, सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है बेटे। चलिए वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स आप लोग इंटर लेवल पे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स जो है सेंटर का सब्जेक्ट, राइट? वैसे मैंने आपको एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। अगर मैं बात करूं सीजीएसटी, देखो जीएसटी इकलौता ऐसा लो है जो हर एक लिस्ट में है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। जो सीजीएसटी वाला पोर्शन है वो सेंटर की लिस्ट में है, जो एसजीएसटी वाला है वो स्टेट की। अब सर एक और इंपॉर्टेंट, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, आज मैं इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। हर नागरिक को भारत सरकार की तरफ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ आजादी, कुछ अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में गिवन है। कई कैटेगरी में बांटे। इंटरेस्टिंग बात बेटे, हमारे हर एक लॉ में सेक्शन होते हैं, आपको पता है। आर्टिकल सिर्फ हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सेक्शन नहीं। आर्टिकल देखिए क्या। पहला अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी है, इक्विटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है इक्विटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है।
प्रोहिबिशन और डिस्क्रिप्शन, भेदभाव नहीं करेंगे आप रिलीजन पे, रेस पर, कास्ट पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर, और सबको नौकरी में बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, असेंबली इकट्ठा होने का अधिकार है, एसोसिएशन यूनियन बनाने का अधिकार है, मूवमेंट घूमने का अधिकार है, रेजिडेंस कहीं भी रह सकते हो, किसी प्रोफेशन को, किसी ऑक्यूपेशन को आप जो है मेंटेन कर सकते हो, बट कुछ एक्सेप्शन है सिक्योरिटीज के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी के लिए, मोरालिटी के लिए। जैसे दो तरह के होते हैं, जैसे सीए का प्रोफेशन, अब सीए के प्रोफेशन के लिए बेटा सीए करना पड़ेगा, पुलिस के प्रोफेशन के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको डीसी बनना है, डीएम बनना है तो आईएएस का एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो अलग एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रशासन कुछ चीजें अपने हाथ में रखता है, पुलिस, सिक्योरिटी, अदरवाइज बाकी आप कुछ भी काम कर सकते हो। थर्ड, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन होता है बेटे शोषण, आपको आपके साथ किसी तरह का कोई शोषण नहीं होता, हम प्रोहिबिट करेंगे फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, बच्चों की मजदूरी, एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैफिक क्या होता है बेटे? ट्रैफिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, बताएंगे मुझे ट्रैफिक का मतलब यहां पर क्या है, बताएं जल्दी से, ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स का मतलब याद कीजिए, किसी को याद आ रहा हो तो। यस, सेल आउट ऑफ ह्यूमन, मतलब खरीद फरोख्त, अब आदमियों को, इंसानों को बेच और खरीद नहीं सकते, दैट इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिशन है। चलिए बहुत बढ़िया। फोर्थ है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, मतलब प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की बात करें, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बना सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता, इट्स ए सेकुलर कंट्री। फिफ्थ है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, आप अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, आप देखें पुराने पुराने ग्रंथों को संभाल के रखा गया, खाली धर्म की बात में नहीं कर रहे, जाति की बात में भी कर रहे हैं। एक सभ्यता होती है, कल्चर होता है, पुराने कल्चर है, आप अपने कल्चर को अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में पढ़ाते हो, आप क्या करते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशन बनाते हो, आप जो होते हैं अपने ग्रंथों को, पुरानी किताबों को संभाल के रखते हो, और अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने हिसाब, जैसे गुरुद्वारे में पंजाबी सिखाई जाएगी, थोड़ा उनका पाठ कराया जाएगा, इस तरीके से मंदिर के स्कूल में रामायण गीता पढ़ाई जाएगी, मस्जिद के मदरसों में कुरान पढ़ाई जाएगी, चर्च में आपको बाइबल पढ़ाई जाएगी, तो दैट इज अलाउड। आपको अपना कल्चर, अपना धर्म बचा कर रखना है, उसके लिए आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अलाउड, और होना भी चाहिए। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, बच्चों उसको रिट्स बोलते हैं। रिट्स आपको एक बात बताई थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दोबारा बताऊंगा, एक ना प्रोसेस होती है, आप पुलिस में जाते हो, पुलिस बात नहीं सुनती, आप अपर लेवल पे जाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, कई बार ना कुछ स्पेशल केस है जिनको रिट्स बोलते हैं, रिट याचिका दायर कर दी गई, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हो, थोड़ी देर में वो बताऊंगा भी सही में, ठीक है। तो 6 अधिकार बेटे आपके पास हो गए, बताइए कितने अधिकार? 6 अधिकार। चलिए क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5 या 6 नंबर का बेटे, ठीक है। जल्दी से बताए बेटे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ आधा चैप्टर समाप्त हो गया, मतलब आधा नहीं, 1/3 समाप्त हो गया, मेन पोर्शन। आगे तो अजीब अजीब सी थोड़ी बहुत चीजें, लास्ट में फिर हाई कोर्ट सुप्रीम। बताए एक बार जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ओके लिख के भेज दे बेटे एक बार, तो समझ आ जाएगी बात। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, ठीक है बेटे, वेरी गुड। अब आइए अगली प्रोसेस पे। सर कानून बनाना है, अगला मेरा टॉपिक है, हाउ टू फॉर्म द लॉ, कानून कैसे बनता है। बेटे आपको पता होगा पहले क्या होता है, कानून को बिल की फॉर्म में प्रपोज किया, अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा में इसको प्रेजेंट करोगे, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, असेंट मिलेंगी, तो बिल पास होते ही बेटे क्या बन जाएगा? एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। तो हर एक कानून की जर्नी जो है बिल से शुरू होती है और एक्ट तक जाती है। सर इंडिया में कितने टाइप के लॉ है? पहला है क्रिमिनल, दूसरा है सिविल लॉ, तीसरा है कॉमन लॉ, है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या है ये? देखिए क्रिमिनल लॉ वही है जो क्राइम के ऊपर है, लाइक आईपीसी एंड सीआरपीसी, वैसे मैंने बताया था चेंज हो चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता आगे, बट स्टिल अभी हम इसको पढ़ेंगे, आईपीसी एंड सीआरपीसी। सिविल में आपके सिविल मैटर, देखो दो भाइयों का झगड़ा, दो पार्टनर का झगड़ा है तो वो सिविल मैटर है, कोई क्राइम है, मर्डर, चोरी, डकैती है तो वो क्रिमिनल केस है। फिर होता है कॉमन लॉ, कॉमन लॉ याद है बेटे आपको? जुडिशियल प्रेसिडेंट, लाइक केस लॉ, जैसे आप कंपनी में केस पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो कंपनी वाले केस को? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, याद होगा आपको, वो सारे केस इसके अंदर, राइट। एंड लास्ट में होता है कॉमन जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यू नो
कहते हैं कि कानून में कुछ नहीं भी लिखा तो जज तो अंधा नहीं है, जज को तो दिखाई देता है ना, तो यू शुड फॉलो दैट चीज। मैं बुक से रीड कर रहा हूं, उससे पहले एक बात बताता हूँ। आपके संविधान की ना 3 पिलर्स होते हैं। होती है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती है लाइक अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी। राष्ट्रीय जुडिशरी जो उसको पालन करवाती है, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आपकी शिकायतें सुनी जाती हैं कोर्ट्स में, राइट। तो अब कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। तो मतलब मेरे पास कहने का भाव है, मेरे संविधान के ना बेटे 3 हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पर देखते हैं बुक में से। सर क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ वो है जो गलत काम करने वाले को पनिशमेंट देता है, वोलेशन को पनिशमेंट, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एटसेट्रा के लिए बनाया गया इंडियन पीनल कोड, जो कि बताता है क्राइम क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, और सीआरपीसी जो उसको रेगुलेट करता है कि कैसे उसके ऊपर केस किया जाएगा, उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। सिविल लॉ, देखो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में बेसिक फर्क क्या है। क्रिमिनल लॉ में ना आपने क्राइम किया किसी ने, हमारा मोटिव है उसको पनिशमेंट देना। सिविल लॉ में हमारा मोटिव पनिशमेंट देना है ही नहीं। सिविल लॉ में हमारा मोटिव है डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, झगड़ा सुलझाना, रादर देन द पनिशमेंट। दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, हमारा मोटिव है उस झगड़े को सॉर्ट आउट करना, ना कि एक पार्टनर को सजा देना। क्रिमिनल लॉ का मेन पर्पस सजा देना होता है, सिविल लॉ का मेन पर्पस झगड़े को सुलझाना होता है। सिविल लॉ के लिए सिविल कोड बनाए गए हैं, इसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, ठीक है। अच्छा, आप जो पढ़ते हो इंटरेस्टिंगली, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉपर्टी कोड, ये सारे सिविल लॉ। जो कि एग्जांपल भी आपके वाले हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये सारी बातें। सर फिर होता है कॉमन लॉ। क्या होता है कॉमन लॉ? जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जो फैसला आ चुका है आगे वो फॉलो होगा। याद कीजिए बेटे, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो पूरे इंडिया में वो जो है फैलेगा, एप्लीकेबल होगा। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट का डिसीजन है तो खाली उस स्टेट पर अप्लाई होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा। इसके लिए बता रखा है आर्टिकल 141, नाम याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंडिया की टेरिटरी में सभी कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है एज पर आर्टिकल नंबर 141। इसको ना बड़ा अच्छा बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस कहता है टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। अगर एक चीज हो चुकी है फैसला तो उस पर स्टैंड रहो, जो चीज डिसाइड हो चुकी है उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इट रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल एंड द सेम जजमेंट जो कि प्रीवियस रीजन में मिल चुकी है। सिमिलर फैक्ट में, हाँ केस अलग है तो अलग बात है, सेम केस में सेम बात को फॉलो किया जाएगा। You're getting my point or not? जिस मुद्दे के ऊपर फैसला हो चुका है और वो मुद्दा आपका सेम है, तो कोर्ट अलग से अपना टाइम क्यों लेगा और अलग डिसीजन क्यों देगा? वही सेम डिसीजन को हम फॉलो करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस, दैट मींस टू स्टैंड बाय व्हिच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना बेटे। लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए कई बार कुछ बातें लॉ में लिखी नहीं है बट जज साहब को समझ आती है, जिसमें कहा गया है कि आपको ना कई बार कानून के दायरे से बाहर बियॉन्ड द लॉ सोचना पड़ता है। दैट इज मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए। इसके लिए मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए आपको हर व्यक्ति को ना कम से कम उसके अधिकार प्रोवाइड करने। और ये जुडिशियल अथॉरिटी लाइक कोर्ट भी फॉलो करते हैं। क्वासी जुडिशियल जो पूरे कोर्ट नहीं, जैसे एनसीएलटी है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक सेबी है, कई तरह की अथॉरिटी होती है ना। जुडिशियल प्योर कोर्ट, क्वासी जुडिशियल लाइक एनसीएलटी जो पूरा कोर्ट नहीं है, और एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन, सेबी, आरबीआई, ये सारे इनको भी फॉलो करनी चाहिए। हाँ, जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर टू कॉमन लॉ बट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। कह रहा है आप ना हटकर, लॉ से हटकर, कानून से हटकर फैसला दे सकते हैं बट कानून के बेसिक नेचर का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब किसी ने मर्डर किया है, किसी ने मर्डर किया है, जान के किया तो फांसी उम्र कैद दोगे। अगर मान लीजिए उससे गलती से हुआ है सेल्फ डिफेंस में, तो सजा तो दोगे। ये थोड़ी कि आप उसको बाइज्जत बरी कर दोगे, तो कुछ तो सजा दोगे ना। तो आप मेन जो लॉ है उसका ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसमें कुछ बातें, दो बातें अगर पेपर में आए तो लिख कर आना। पहली बात, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, जस्ट नेचुरल, जस्ट नेचुरल। और दो मेरे पास जो है मैक्सिम है, नेमो जुडिक्स इन कोसा सुआ, दैट मींस नो वन शुड बी मेड ए जज ऑफ हिज ओन केस, ओन कॉज। आप अपना जज खुद नहीं बन सकते। अगर आप अपना जज खुद बनोगे तो दुनिया में कोई आदमी अपने अगेंस्ट फैसला देगा ही, राइट। और दूसरा है ओडी एल्ट्रम पोर्टेम, दैट मींस
हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी फेयर हियरिंग। आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी फैसला लेना चाहते हो, पहले आपको सामने वाले को सुनना चाहिए। आपने कभी देखा हो कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो जज होता है दोनों पार्टीज को सुनता है बेटे, एक पार्टी के बिहाफ पर डिसीजन नहीं होता। राम ने बोल दिया श्याम ने मेरे से पैसे की गड़बड़ की है, क्या शाम से पूछा जाएगा या डायरेक्ट जो है शाम के ऊपर एक्शन ले लेंगे? नहीं, हम उसको अपनी सफाई में बोलने का मौका देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजन रीजन मतलब समझदारी वाले रीजन आने चाहिए। और पहले क्या है, रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस, दैट मींस कि आप ना अपना खुद का फैसला नहीं कर सकते। अगर आप अपना खुद का फैसला करोगे तो दुनिया में यकीन मानिए कोई अपने अगेंस्ट फैसला करेगा ही। ठीक है बेटे, सर कानून तो बना दिया, अब कानून को एनफोर्स कराने के लिए हमारे ना अथॉरिटी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसकी उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई है। अब मिनिस्ट्री पढ़ेंगे, अब यहां मैं आपको बताऊंगा किस मिनिस्ट्री से क्या पढ़ना है। करंटली हमारे यहाँ पर 58 यूनियन मिनिस्ट्री हैं और 93 डिपार्टमेंट्स। कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्री आपने सुनी होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। इनके जो लोग होते हैं जनरली वो आईएएस होते हैं या आईआरएस होते हैं। याद होगा मैंने बताया था आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले लोग ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले। एक होते हैं आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, जो इनकम टैक्स जीएसटी में बैठते हैं, जो रिवेन्यू का। तो चेक करेंगे मिनिस्ट्रीज क्या क्या है। पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एग्जेक्टिव पावर जो है मिनिस्ट्री के थ्रू और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के थ्रू करती है। मिनिस्ट्री में इंप्लॉयड ऑफिशियल, काम करने वाले लोग होते हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, और पॉलिटिकली वो मिनिस्टर के थ्रू काम करते हैं। देखो सरकारें बदलती हैं, प्रशासन तो सेम रहता है। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसके नीचे होते हैं जूनियर मिनिस्टर जिनको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राइट। जैसे इनकम टैक्स एग्जांपल है, इनकम टैक्स सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से करते हैं, इसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ। और इनकम टैक्स में कौन से लोग होंगे सर? इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज वाले, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज। देखिए चैप्टर ना टाइम लेता है पढ़ने में, बट अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं है कि आप पेपर में जाए, अब उसको अच्छे से करना है, राइट। मैंने गिन के आपको 7 मिनिस्ट्री पढ़ानी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड मेरा सैबी, आरबीआई, आईबीबी। चलिए स्टार्ट, चले। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा होता है हमारे देश का, भारत सरकार का ट्रेजरी है, सारा पैसा संभालता है। टैक्सेशन से लेकर फाइनेंशियल कानून से लेकर कैपिटल मार्केट से लेकर सब इसके पास आते हैं, बजट तक यही आता है। आपने इकोनॉमिक्स में बजट के चैप्टर में पढ़ा होगा। 4 पब्लिक सर्विसेज देते हैं मेनली, 4। इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। एपेक्स कंट्रोल बॉडी जो है ये जो है सेंट्रल कमर्शियल सर्विसेज की, जिसका नाम है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। भारत सरकार के सारे खाते, सारे फाइनेंसेस ये संभालते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें, पहली बात तो ये बजट पेश करते हैं, आपको पता ऑलरेडी। 2-4 बातें बजट की पढ़ेंगे। श्री मोरारजी देसाई इकलौते फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 1962 से 1969 के बीच में, 1962 से 1969 के बीच में 10 बार बजट किया, हाईएस्ट है। पी चिदम्बरम साहब ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश। अब सर इनके ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अपना बच्चे का सवाल है, इतनी डिटेल में पढ़ना है। देखिए पेपर में क्वेश्चन इकट्ठा 6 नंबर में, डिपार्टमेंट अलग अलग तो आएंगे नहीं, या फिर 2-3 डिपार्टमेंट 2-2 नंबर के हिसाब से। डिपार्टमेंट को जस्ट रीड करिए, आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की कोशिश नहीं करेंगे। पहला डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल रहा है बेटे ये सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, क्या मतलब बेटे? खर्चा। इसके लिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जहां पे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे आते हैं। ये ना प्री वैल्यूएशन, खर्चों के ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के खर्चे लगाते हैं पहले एडवांस में, कितना खर्चा हम किस प्रोजेक्ट में, भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। भाई स्टेट में इतना खर्चा होने वाला है, भारत सरकार में जो है इतना खर्चा होने वाला है, सारी बातें हम एडवांस में पता लगाते हैं, राइट। वो वाली बातें यहाँ पे कवर होंगी। सारे खर्चे देखते हैं फाइनेंस कमीशन के मीडियम रिवेन्यू, जैसे इतना याद करना है। अब ना कुछ बच्चे कहते हैं एग्जैक्ट लैंग्वेज, देखो प्रोविजंस में भी आप लोगों की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहां तो आप कर ही सकते हो। ये आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको रट्टा नहीं मारना हर एक लैंग्वेज। ऑल्दो वी हैव फॉलोड द लैंग्वेज यूज्ड बाय आईसीआई, बट आईसीआई की लैंग्वेज है बहुत अच्छी है,
क्या लगता है आपको सब बच्चे सेम लैंग्वेज याद कर पाए? ऐसा नहीं है। और आपको लग रहा है कि अगर सेम लैंग्वेज से खाली नंबर है, मिस्टेक, ऐसा नहीं है। आप सेम लैंग्वेज के परसेंट कंटेंट याद कर पाएंगे, बाकी भूल कैन चेंज द लैंग्वेज। इंटेंशन जो है ना लॉ मेकर की वो होनी चाहिए। अगला इकोनॉमिक अफेयर का डिपार्टमेंट, इनका काम है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेट करना, मॉनिटर करना। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना ये बजट बनाता है। इसमें देखो और सर कीवर्ड का जमाना है पेपर में ना, क्वेश्चन में कीवर्ड, एक चीज लिखवा रहा हूं आपको, साथ साथ बता रहा हूं कीवर्ड। आप लैंग्वेज चेंज कर दे चलेगा, कीवर्ड नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमिक अफेयर में आप कुछ भी बोल दो, आपको एक वर्ड लिखना है कि ये यूनियन बजट बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात ना लिखी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला रिवेन्यू, रिवेन्यू में मेन बात क्या, रिवेन्यू इनकम टैक्स जीएसटी वाला, इसके दो पार्ट है, दो बोर्ड बनाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीडीटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ, अच्छा यहाँ पे ना हल्का सा गलत लिखा हुआ है, मैंने ठीक कराया था आपको, सेंट्रल टैक्स एंड कस्टम बोर्ड लिखा हुआ है, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम लिख लो, लिखना चाहो तो। सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये सिर्फ जीएसटी को छेड़ता है और कस्टम को छेड़ता है। मतलब भारत सरकार के दो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में सीबीडीटी इनकम टैक्स देखता है, सीबीआईसी क्या देखता है, जीएसटी और कस्टम। वेरी गुड सर। अगला फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बेटे आपके सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, आरबीआई वाले काम हो गए ना इंडायरेक्टली, आरबीआई के साथ मिलकर भी करता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कवर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने ना हमेशा एक बात बताइए, सरकार में ना फुल फॉर्म बड़ी शानदार, एक है दीपम, हिंदी वाला दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी का कहां पर लगाया जाए, आपकी नहीं, स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के पैसे की, गवर्नमेंट अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना चाहती है, किससे इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, वो सारी बात। ऐसे लास्ट है पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये ना पहले इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज का था, अब अलग से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में चला गया, इसकी बेचारे की अलग से बची नहीं है पावर, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में चला गया है। ये चेक करते हैं कि ना जो हार्ड इंडस्ट्री है गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्री, जो भी सरकारी एंटरप्राइज है ये उनको कवर कर। तो इस तरीके से ना बेटे 6 डिपार्टमेंट है, मान लो 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे दो दो लाइन में भी ये 6 पॉइंट लिख दोगे ना, आप पूरे नंबर जो है प्राप्त कर बेटे। सिंपल जनरल कंसेप्ट, आईआरएफ इसलिए करा रहे हैं पहले ताकि आपका एक वार्म अप सेशन हो। अगला एमसीए, मतलब मैं मानता हूं सीए वाले बच्चों के लिए एमसीए सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी एलएलपी के अलावा हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी रेगुलेट करता है। ये करता है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि 56 था पहले, और एलएलपी एक्ट को, और इंसॉल्वेंसी एक्ट भी जो नया आया आईबीबीआई वाला, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को भी फॉलो करता है। ये मेनली जो दो है, दो काम है, पॉलिसी बनाता है, सेकेंडली रेगुलेट करता है। अच्छा इसमें ना मोस्टली सिविल सर्वेंट जो होते हैं आईसीएलएस कैडर के होते हैं, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी का एग्जाम देकर आते हैं, और इनकी हाईएस्ट पॉइंट होती है डीजीसीओए, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एपेक्स स्केल है आईसीएलएस का। अच्छा आईसीएलएस बताओ, बता रखा है आपको आईसीएलएस क्या होता है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय आईसी, जल्दी से। यस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, बिल्कुल ठीक, जिनको याद नहीं है बेटे देख लीजिए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ऐसा नहीं कि कई बच्चों को याद नहीं, कि बच्चों को टाइप करने में समस्या है तो लिखकर बताए, है ना, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। अच्छा अगेन स्टेट क्वेश्चन, एमसीए क्या क्या काम करता है सर, डिजिटल नेचुरल सर्विसेज देगा, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, मास्टर डेटा, मैंने आपको क्लास में बकायदा कंपनीज का मास्टर डेटा दिखाया है, आप www.mca.gov.in पे जाते हैं, किसी भी कंपनी का कंपनी कौन है, डायरेक्टर कौन है, कंपनी के चार्जेस, लोन वगैरह सब चेक कर लेते, ठीक है। ई फाइलिंग करने से ना कंपनी एलएलपी का जो भी काम करना है ऑनलाइन कहां से होगा बेटे, एमसीए से। कंपनी का नाम, सीन इनकॉर्पोरेशन, जस्ट रीड इट, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म अपलोड कर सकते हो, कंप्लेन को, ग्रीवेंस को हैंडल कर सकते हो, इन्वेस्टर रिलेशन को बढ़ावा दे सकते हो। इसके लिए आईपीएफ बनाया गया, अगर आपका ना आपको इन्वेस्टर के तौर पे कुछ जागरूक करना है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। पहली बात ये टाइम टू टाइम कैंपेन चला के बताते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो तो बताएं। दूसरा, ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत हो रही है, कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है, या कुछ गड़बड़ कंपनी कर रही है, तो आप आईपीएफ में शिकायत कर सकते हो। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड कॉपी, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये सारी बात होती है, राइट है ना बेटे। सर थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अपना गृह मंत्रालय, अमित शाह जी वाला,
बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है इनके पास। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर की मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन, यूटी को मैनेज करते हैं, हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस को, डिजास्टर को, बाढ़ भूकंप की ये मैनेज करते हैं। ये हर तरीके से ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। किसी राज्य में इनके खुफिया जासूस होते हैं, कोई खतरा ना हो जाए देश के लिए, दंगा ना हो जाए, सब इनके पास इंफॉर्मेशन पहले होती है। इनको ना हमने डिपार्टमेंट अलग अलग बता रखे। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये भारत सरकार की बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर, समुद्र वाली बॉर्डर भी चेक करते हैं, बॉर्डर एरिया को डेवलप करते हैं, इंफ्रा बनाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी बेटे, इंटरनल देश के अंदर, राज्य के अंदर पुलिस सर्विस इनके पास है, सेंट्रल पुलिस सर्विस इनके पास है। इंटरनल लॉ सिक्योरिटी है, टेररिज्म पे, नक्सलवाद पे, टेररिज्म की फाइनेंसिंग पे, उनको रिहेबिलिट करने पे, ह्यूमन राइट्स पे, मतलब कि ना इवन एक बनाया गया इनके लिए नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी हार्मनी, अयोध्या के मुद्दे भी, वहां पे दंगे हो रहे थे। इंटरनल सारे, किसी राज्य में कोई दंगा है ये संभाल। जम्मू कश्मीर हमारा आपको पता है सेंसिटिव एरिया है, तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर। ये जम्मू कश्मीर का यूटी, लद्दाख का यूटी चेक करता है, वहां पे आर्म फोर्सेज है इनकी, ये सारे सब्जेक्ट मैटर देखता है कि वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जो है, देखो जम्मू कश्मीर का मेन बॉर्डर का हिस्सा पाकिस्तान, एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान की है उसको मैनेज करता है, और अलग अलग मिनिस्ट्री से काम करवा के वेलफेयर करवाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, देखो मुद्दा ये नहीं कि आपका पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, मुद्दा ये भी है कि आपके भारत सरकार का आपके राज्य सरकार से क्या, यू नो, कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे काम करते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन पे काम करते हैं, यूटीज की बात करते हैं, वो सारी बातें। प्रिजन रिफॉर्म, अपराधियों के लिए जेल में सुधार है, वो सारी चीजें भी कवर होती हैं। लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज साइन करते हैं स्टेट में, लैंग्वेज को प्रॉपर कौन सी उनकी लैंग्वेज है को बढ़ावा देते हैं, अपनी सेंट्रल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देते हैं, वो सारी बातें। एंड द लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी मैनेज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इनके ऑफिस को भी मैनेज करते हैं। सेंसस का डेटा, देश में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, क्या पॉपुलेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के थ्रू बेटे, गृह मंत्रालय। 6 डिपार्टमेंट इसमें भी आगे, अगेन 6 नंबर का क्वेश्चन, दो लाइन भी अपन लिखेंगे तो काम चल जाएगा बेटे अपना, कोई दिक्कत वाली बात है ही क्या बेटे। बच्चे आ रहे हैं, आ रहे हैं, नेट का अच्छे से प्रयोग करें बेटे, बार बार नेट कहता कि ये, चलिए वेरी गुड। अगला देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस न्याय वाली मिनिस्ट्री है बेटे, न्याय वाली। किस चीज की बात करते, देखिए ये हमारे भारत सरकार की सबसे पुरानी मिनिस्ट्री है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लीगल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय की, कानून की बातें करते हैं। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एडवाइस देती हैं, इनका काम है कानून बनाना। जो भी कानून पास होता है ना, तुम बिल बोलते हैं, कच्चा कानून ये बना कर देते हैं बेटे। इनफैक्ट ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई पढ़ाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, का अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल कवर करती है, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कवर करती है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कवर करती है, उनकी सर्विसेज के मैटर कवर। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, आई थिंक कल ही पूछा, हाँ मुझे याद नहीं है, बच्चा ऑब्वियसली क्लास में होगा, बच्चे ने कहा सर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के माइलस्टोन करने हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के माइलस्टोन में क्या कहा था, उसमें सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि लर्न करने, ये मैं कह रहा हूँ जस्ट रीड, रट्टा मारने की कोशिश नहीं, जितना आपको याद रहे उतना, समझाने वाला कुछ है नहीं, पर इसमें एक ही बात समझाने की है लास्ट में कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को सारी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पार्लियामेंट दे दी गई। बात कर तैबी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तैबी मैंने हमेशा बताया है आपको, तैबी हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही काम करती है। मिनिस्ट्री अलग से नहीं काम करती, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, सिक्योरिटी मार्केट को कवर करती है, तैबी एक्ट 1992 के तहत। बट इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, तैबी 1988 में बनी थी, बट इसके पास पावर नहीं थी, नाम की अथॉरिटी थी। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था हर्षद मेहता का स्कैम हुआ स्टॉक मार्केट का, तो सैबी के लिए अलग से कानून पास किया गया। 30 जनवरी 1992 को सैबी एक्ट 1992 पास किया। सैबी 3 काम करती है, पीपीआर, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन इन्वेस्टर का, प्रमोशन सिक्योरिटी मार्केट का, रेगुलेशन ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी का। सैबी के ग्रुप में कौन कौन होते हैं, 9 मेंबर होते हैं बेटे, 9 मेंबर। पहला
सेबी का चेयरमैन जो भारत सरकार अपॉइंट करेगी, दूसरा बोर्ड मेंबर जो सेंट्रल बैंक आरबीआई अपॉइंट करेगा, 2 मेंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होंगे, 5 मेंबर जो भारत सरकार अलग से अपॉइंट करेगी। टोटल हो गए 9। टोटल कितने हो गए बेटे? 9। और काम क्या? पीपीआर ऑब्जेक्टिव। सेबी मार्केट प्लेस देती है फंड इशू करने के लिए, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, सेम वही बात है, रेगुलेशन, पीपीआर अल्टीमेटली। सर 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, हमने ना एक दो बार ऐसा भी देखा है। क्वेश्चन आ गया 6 नंबर में, 2 पार्ट है, सेबी और आरबीआई। 3 नंबर का सेबी, 3 नंबर का आरबीआई। आरबीआई बेटे ये तो इकोनॉमिक्स में भी आता है, याद कीजिए आप, मनी मार्केट में। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आजादी से पहले का। मुंबई में हेड ऑफिस है इसका, 1937 में शिफ्ट किया गया, पहले कोलकाता में था, पहले प्राइवेटली ओन था। आरबीआई भी प्राइवेट था भाई साहब, 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया है, इसका मालिक आज कौन है? भारत सरकार। मेन फंक्शन क्या है सर? मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके लिए आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8.3 मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में। फाइनेंशियल सिस्टम को, सारे बैंक्स को, इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है, बैंक के लाइसेंस देता है, बैंक के लाइसेंस कैंसिल भी कर देता है। फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी इकोनॉमिक्स में आता है इनडायरेक्टली। करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, आपके देश में नोट कौन इशू करता है? भारत सरकार इशू करती है। भारत सरकार खुद तो करती नहीं, कौन करता है? आरबीआई। डेवलपमेंट करता है, बैंकों को प्रमोट करता है। आप देखो जगह जगह पर ना, आप किसी गांव में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, आजकल तो वहां पर भी आपको एटीएम मिल जाएगा पैसे निकालने के लिए, क्योंकि आरबीआई ने बना दिया है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, आपके ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट को यूज करता है। दुनिया में ना सबसे बड़ा एक पेमेंट सिस्टम है भीम, तो अब यूपीआई बोलते हैं। आजकल पेटीएम गूगल पे का जमाना है, बट वो यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। और वो कौन संभालता है? आरबीआई। आपको पता है इंडिया का यूपीआई इकलौता ऐसा सिस्टम है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पीपल नाउ इन अदर कंट्रीज आर फॉलोइंग दैट सिस्टम। वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना ही नहीं पा रही, ये आरबीआई ने बनाया है हमारे यहाँ। इसके अलावा और फंक्शन है, बैंकर टू गवर्नमेंट है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार का पैसा संभालेगा। बैंक्स को पैसा चाहिए या बैंक का एक्स्ट्रा पैसा कौन संभालेगा? आरबीआई। ये देखो बता रखा है नीचे भाई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है जो रेगुलेट करती है पेमेंट को। इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम भी है। बेटे आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक डूब गया, आरबीआई देगा आपको पैसे। आरबीआई ने आपके बैंक में पड़े डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराया है। जो पहले 1 लाख था, आज आपकी लिमिट है 5 लाख। मतलब अगर आपके खाते में 8 लाख पड़े हैं तो 5 लाख तक की जिम्मेवारी आरबीआई की। आपके खाते में 2 लाख पड़े हैं, पूरे 2 लाख की जिम्मेवारी आरबीआई की है। इसके उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रम BRBNM बनाया है, जो प्रिंट करता है, नासिक में है और देवास में, 2 जगह है, यहां पर ये नोट छापते हैं। आप जाओगे, आपको नहीं देंगे नोट, टेंशन ना लो, नोट वहां पर छापे जाते हैं। आखिरी मिनिस्ट्री इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार में लगती है पूरे देश में। अभी ये लेटेस्ट है, जवान बच्चा है, 28 मई 2016 को आया। ये अलग अलग प्रोविजन देता है कि मान लीजिए कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, आपके बार बार मांगने पर पेमेंट नहीं दी जा रही, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो इंसॉल्वेंसी का, फिर उसकी एसेट्स को बेचकर आपको जो है पेमेंट रियलाइज की जाएगी। ये सर अप्लाई किस पे होता है? हर एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, हर एक कंपनी जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, लाइक LIC स्पेशल एक्ट कंपनी होंगी ना, याद होंगे आपको, हर एक LLP, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट डायरेक्टर के पर्सनल गारंटर, कंपनी के ना, कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी की गारंटी दे रखी है, वो भी कवर हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म कवर हो जाएगी, प्रोप्राइटरशिप फर्म कवर हो जाएगी, इंडिविजुअल भी कवर हो जाएंगे, अल्टीमेटली सारे कवर होंगे। मैंने आपको केस भी बताया था, याद कीजिए। हमारे ना क्रिकेट बोर्ड का, BCCI का एक स्पॉन्सर था बायजूस, एजुकेशन का बहुत बड़ा पायनियर। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे देश में बायजूस शुरू कर, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर। बायजूस स्पॉन्सर बन जाता है BCCI का और पैसे नहीं देता पूरे। BCCI ना 150 करोड़ का केस करता है बायजूस के, कंपनी बंद करवा देंगे तुम्हारी। अब NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बायजूस को कहता है या तो भाई साहब कंपनी बंद करके पैसे दो या कुछ और करो। तो बायजूस उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जी 150 करोड़ में 3 की 50 करोड़ में दे दूंगा। तो कितना आसानी से मान गया बायजूस। अगर IBBI ना होता तो भाई साहब पैसे निकालने असंभव थे। जब आपको धमकी मिले ना कि आपकी कंपनी बंद कर देंगे, तो आप चुपचाप पैसे देंगे, नहीं देंगे तो फिर एक्चुअल में बंद करके दिलवाएंगे आपके पैसे, राइट। दीज आर द मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग है, 7 डिपार्टमेंट हमने पढ़े। इसके बाद सिर्फ मेरा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें मैं कोर्ट के टाइप, हाई कोर्ट, चैप्टर का 75% 80% हिस्सा खत्म हो चुका है। बता एक बार ओके करें बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। पर ओके आज मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, अगर पेपर की बात करूं, आखिरी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये आएगा पेपर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज अ हॉट टॉपिक, यू नो, हॉट टॉपिक। गुड।
सर इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें, देखिए सरकार कानून बनाती है, फॉलो नहीं करवाती। कोई आपके कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। लोग कहते हैं सी यू इन द कोर्ट। जुडिशरी सरकार का वो ब्रांच है जो इंटरप्रेट करता है लॉ को, जो इंटरप्रेट करता है लॉ को, जो डिसीजन लेता है लॉ के और सेटलमेंट करता है। इट इज ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान रख रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, रखवाला है। इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए बिना भेदभाव, और कोई आर्बिट्रेरी काम, नकली काम नहीं करती, और ये अकाउंटेबल है। भारत के संविधान को बचा कर रखने की जिम्मेवारी हमारे कोर्ट्स की है, न्यायपालिका की है। सर हिरार के देखिए, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट, होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आएगा। सिंपल है, रीड करना बड़े आराम से होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एपेक्स बॉडी है, 26 जनवरी 1950 को बना पड़ा। पता था पहले फेडरल कोर्ट था। सीजीआई होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, आर्टिकल नंबर 26 में है। 7 मेंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई मेन बेंच में। आजकल मेंबर की लिमिट 34 बढ़ा दी गई है इंक्लूडिंग सीजीआई, क्योंकि केस बहुत पेंडिंग है हमारे देश में, बहुत केस पेंडिंग है। 34 चीफ जस्टिस है। इंडिविजुअल, मैंने कहा रिट याद है, डायरेक्टली कोर्ट में अप्लाई करना। आर्टिकल नंबर 32 कहता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, राइट। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारे हाई कोर्ट पे आर्टिकल नंबर 141 के हिसाब से बाइंड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल वर्ड है। अंतिम निर्णय किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। इतने मेरा निर्णय ही सब पर अप्लाई होगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हर स्टेट का या यूटी का हाईएस्ट बॉडी है। आर्टिकल 214 पावर देता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। हाई कोर्ट ओरिजिनल फैसले भी लेता है, एपीलेट भी लेता है, सुपरवाइजरी भी लेता है। आर्टिकल 227 कहता है कि हाई कोर्ट सुपरवाइजरी कर सकता है, थोड़ी बहुत पावर लिमिट करता है। इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, 6 स्टेट है जिनके सिंगल हाई कोर्ट है, उसकी बात अभी करेंगे, लास्ट में पूछूंगा आपसे। आप आर्टिकल 226 के डायरेक्ट रीड डाल सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला पूरे डिसीजन स्टेट में होता है, और इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, 2 जुलाई 1862 को बनाया गया कैलकाटा हाई कोर्ट। एक बात मैंने अभी रखी है, बाद में लूंगा। कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं सर के बाद, जो सिविल मैटर संभालते हैं। इसके लिए एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, इनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होती है। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनिटरी। क्या होता है बेटे? मॉनिटरी। 2 करोड़ से ऊपर के केस नहीं हैंडल कर सकते। अगर 2 करोड़ से ऊपर का केस डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको हाई कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर ऑफ कंट्रोल। लास्ट में होते हैं आपके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वो होते हैं जिनमें पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा होती है, और इसका जो मेन मैजिस्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं CJM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, राइट। तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर वाला मैजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। पेपर में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्वेश्चन है जो मैंने उस समय भी दिया होगा आपको। 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको अलग से हाई कोर्ट नहीं दिए गए। जैसे एक तो मैं बता दूं, हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब को 2 हाई कोर्ट अलग अलग होने चाहिए थे, बट उनका एक ही कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा। बाकी 4 स्टेट के नाम बताओ मुझे। 4 स्टेट के नाम बच्चों ने लिख दिए भाई साहब। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बहुत फास्ट हो यार तुम सारे, बहुत सही। ये 6 स्टेट है जिनमें आपको अलग से हाई कोर्ट नहीं दिया गया, शेयरिंग पे। यस बेटे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सारे वो हो तुम क्या? इंटेलिजेंट। सारे क्या हो बेटे? इंटेलिजेंट। मान लेते हैं इंटेलिजेंट हो, ठीक है बेटे। दिस इज योर चैप्टर, जो कि एक क्वेश्चन आएगा, और एवरेज जो इसकी आ रही है जब से 4 अटेम्प्ट हुए इसको, 5 to एक ही क्वेश्चन। यहां तक बच्चे ओके हो तो डन करें चैप्टर को यहां पर सब। नहीं, वेस्ट बंगाल कहां से आ गया? कैलकाटा हाई कोर्ट तो अपना सबसे पुराना है। ये नॉट पॉसिबल। स्वाति चेक कीजिए। यस डन सर, डन डन डन। अभी IRF का टॉपिक बेटे यहां पर करते हैं समाप्त। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता।